हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में 1917 में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था या बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ा था। वहीं पर हमने पिछली वीडियो समाप्त करी थी। आइए एक बार फिर से बोल्शेविक क्रांति के उद्देश्यों को दोहराते हैं और फिर आज हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में कि इस क्रांति के आखिर कारण क्या थे और ये क्रांति कैसे हुई थी, इसमें से कौन सी सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं थी। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 19 की बोल्शेविक क्रांति के जो उद्देश्य थे वो ये थे कि उन्हें जो एक तंत्र निरंकुश शासन था रूस में उसको अंत करना था, लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, श्रमिक वर्ग को भी सत्ता में आवाज उठाने का या उनका भी राज सत्ता में हिस्सा लेने के लिए प्रयास किया गया था और जो पूंजीपतियों की शक्तियों पर इन्हें रोक लगाना था। ये जो क्रांति थी वो नवंबर 1917 में संपन्न हुई थी और इसने साम्यवाद जो कि एक नया आदर्श था उसकी स्थापना करी। अब आइए आज हम समझते हैं कि आखिर इस क्रांति के कारण क्या थे। इस क्रांति के तीन बड़े कारण थे। एक था जो कि रूस के भीतर जो परिस्थिति थी वो उससे लोग बहुत नाखुश थे, उसकी वजह से क्रांति हुई थी। दूसरा बड़ा कारण था कि विश्व में क्या हो रहा था, विश्व में जो परिस्थितियां थी, विश्व में जो युद्ध लड़े जा रहे थे उनका भी प्रभाव पड़ा था जिससे ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। और तीसरा जो सब महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि मार्क्स के जो उद्देश्य थे या मार्क्स के जो विचार थे उनसे भी काफी रूस के लोग प्रभावित हुए थे। तो चलिए अब हम पहला कारण समझते हैं। पहला कारण है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1917 से पहले रोमानोव राजवंश था जो कि राजतंत्र पे आधारित था, यानी यहाँ पर बहुत कम लोग ही शासन करते थे और जो यहाँ की आवाम थी या जो नागरिक थे रूस के उनको उनका कोई अधिकार नहीं था बोलने का या नीति में कोई सुझाव देने का। इन जो रूस के सम्राट थे उनको जार के नाम से जाना जाता था। उनकी बहुत कठोर राजनीतिक संरचना थी, यानी इनकी जो भी नीतियां थी वो कठोरता से भरी हुई थी। उसमें कोई दयालु उसमें श्रमिक के लिए या मजदूर वर्ग के लिए कोई उनके हित के लिए कोई ऐसी नीतियां नहीं थी। हम उसी समय समझ जानते थे कि यूरोप में राजनीति में एक परिवर्तन आया था और राजतंत्र की जो शक्तियां थी, जो अपार शक्तियां थी राजतंत्र की, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में मोनार्की बोलते हैं, जहाँ पर एक राजा ही शासन करता है या उस राजा और इसके जो थोड़े से जो खास लोग होते हैं वो पूरे राज्य को चलाते हैं। उसकी जो अपार शक्तियां थी यूरोप में उन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन ऐसा रूस में नहीं हो पा रहा था। रूस में राजा अपने आप को भगवान की तरह समझता था। ऐसा ही रूस में भी हुआ। राजा के दैवी अधिकार थे, यानी कि वो अपने आप को भगवान समझता था। और जार ने जो अपने अफसर बनाए थे वो भी बड़े अकुशल थे और अयोग्य थे। इससे क्या हुआ कि उनकी जो नीतियां थी वो सारी विफल हो गई और वो उन नीतियों में आवाम के हित के लिए कोई भी सुझाव नहीं था या उनके हित के लिए कोई भी बात नहीं थी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो आवाम थी वो बहुत परेशान थी और उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। तो ये है हमारा पहला कारण कि जार से लोग बहुत नाखुश थे और उनका जो शासन था वो अयोग्य था, यानी नाकाबिल था। दूसरा कारण था कि कृषि की भी बहुत दयनीय स्थिति थी। रूस में हम जानते हैं कि आधे से ज्यादा जो लोग थे वो कृषक थे, यानी कि वो किसानी ही करते थे, लेकिन इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। बहुत छोटे छोटे खेत, इनके पास बहुत छोटे खेत थे जिसमें वो बहुत ही पुराने औजारों से या पुराने ढंग से खेती करते थे, जिससे उनकी पैदावार पे काफी फर्क पड़ता था और उनमें वो ज्यादा पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाते थे। उनमें पूंजी का भी अभाव था और बहुत से क्योंकि पूंजी का अभाव था तो उनको ऋण लेने पड़ते थे और बहुत सारे ऐसे कृषक थे जो कि ऋण से दबे हुए थे, यानी उनकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और कृषक भी इस कृषि प्रधान देश में बहुत ही नाखुश था।
तीसरा कारण था कि मजदूर की भी बहुत दयनीय स्थिति थी। मजदूर बहुत ज्यादा काम करते थे, बहुत घंटों के लिए काम करते थे, लेकिन उनको जो वेतन मिलती थी या जो मजदूरी मिलती थी वो काफी कम थी। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। मजदूरों का कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं। तो किसानों की तरह जो मजदूर थे वो भी बहुत नाखुश थे, उनकी दयनीय स्थिति थी और वो जार से छुटकारा पाना चाहते थे। चौथा हमारा कारण है कि जो औद्योगिकरण था, यानी कि जो फैक्ट्रियां थी, जो पूंजीवादियों ने बनाई थी, उनकी भी काफी समस्या थी। जो और देशों में क्या था कि ये जो फैक्ट्रियां थी वो बहुत सारे जगहों में थी, लेकिन रूस में ये एक ही क्षेत्र में, यानी कि एक ही एरिया में संकीर्ण थी। और यहाँ पर जो राष्ट्र की पूंजी थी उसकी भी कमी थी। इसका फलस्वरूप उन्हें जो बाहरी विदेशी पूंजी का सहारा लेना पड़ता था। हम जानते हैं कि विदेशी जगहों पर उस समय आर्थिक शोषण होता था श्रमिकों का, और जब रूस ने अगर किसी विदेशी पूंजी की सहायता ली तो यहाँ पर भी आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिला, जिससे हमारे, जैसे हमने पहले वाले कारण में पढ़ा, कि मजदूर की बहुत दयनीय स्थिति थी और वो बहुत नाखुश था। तो औद्योगिकरण की भी एक बहुत गहरी समस्या थी जिसने इस क्रांति की शुरुआत करी। पांचवा कारण है रूसीकरण की नीति। आप सभी जानते होंगे कि रूस में बहुत ही विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग थे। यहाँ पर फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि बहुत सारी जातियां रहती थी, जो कि भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती थी। उनके अलग अलग रीति रिवाज थे। लेकिन ये जो जार थे, उन्होंने उन लोगों पर भी रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। उनको दबाव डाला कि वो भी रूसी भाषा बोले, वो भी रूसी रस्म रिवाज को निभाएं। ऐसे में जो अल्पसंख्यक लोग थे, यानी कि जो माइनॉरिटी माने कि जो कि ऐसे लोग जिनकी संख्या कम थी रूस में, वो बहुत परेशान थे। और 1863 में इस नीति के विरुद्ध पोलो उस समय के एक आदमी थे जिन्होंने इस चीज का विद्रोह किया कि नहीं, हम अलग राष्ट्रता के हैं, इसलिए हम रूसी रीति रिवाज ही क्यों माने। इस प्रकार से रूसी राष्ट्रतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता रहा। तो ये जो पहले 5 कारण हैं वो रूस के अंदरूनी मामलों के में केंद्रित हैं। आगे जो छठे कारण से हम 3 कारण पढ़ेंगे, वो विदेशी घटनाओं से पे आधारित है, यानी कि जो विदेशी घटनाएं थी उनका भी प्रभाव पड़ा था रूस में, जिसके पश्चात रूस में 1917 में ये बोल्शेविक क्रांति। आपने क्रीमिया युद्ध का नाम सुना होगा। जो सबसे पहली क्रीमिया युद्ध लड़ी गई थी, उसमें रूस की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। और जब इनकी बहुत बड़ी पराजय हुई, तभी देश में सुधार लाने की बात सोची गई। एक सुधार युग आरंभ किया गया। उसके बाद, इस क्रीमिया युद्ध के बाद, जब 1904-1905 में रूस जापान युद्ध भी हुआ और इसमें रूस ने फिर से हारा, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति का भी मार्ग प्रशस्त रूस जापान के युद्ध के बाद पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी रूस में, और उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं आपको बताती हूँ, क्रीमिया युद्ध में रूस ने फ्रांस, यूके, इन बड़े बड़े देशों के साथ युद्ध किया था और उसमें उनकी पराजय हुई। दूसरा, जो जापान से जब पराजित हुआ था रूस, वो 1905 के एक ऐतिहासिक युद्ध में हुआ था। और उस वक्त जब भी रूस किसी दूसरे देश से हारता था, वो अपनी विफलताओं को कभी रूसी आवाम तक नहीं पहुंचाता था, उनसे सारी बातें छुपाता था। लेकिन जब एक सुदूर पूर्व की उनको पराजय हुई, तब जब बहुत ही बुरे फटे हाल में सैनिक वापस लौटकर देश आए, तो सारे लोग बहुत स्तब्ध थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रूस बहुत महान देश है, हमेशा युद्ध जीतता है। ये इसलिए उनका भ्रम था, क्योंकि
रूसी अपनी विफलताओं को आवाम तक नहीं लाता था, जो निरंकुश शासन था वहां पर, वो अपनी इन पराजयों को कभी भी आवाम के सामने नहीं लाता था। इसके पश्चात जब सुदूर पूर्व में उनको पराजय हुई और जब बड़े बड़े फतेहाल में हम उनके सैनिक वापस आए, तो ये महानता का भ्रम टूट गया और इस पराजय के कारण 1905 में रूस में पहली क्रांति, ये पहली क्रांति 9 जनवरी 1905 में शुरुआत हुई। और यहाँ लोगों ने जब रोटी दो का नारा लगाया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर हर वर्ग का इंसान बहुत ही नाखुश था, उसकी बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत कठोर परिस्थितियों में वो जी रहा था। और जब उन्होंने ऐसे में देखा कि रूस भी बिल्कुल भी महान देश नहीं है, वो उसके बहुत बुरे हाल हैं, तो उन्होंने अपने हक या अपने अधिकार मांगने की शुरुआत करी और रोटी दो के नारे लगाए, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे और जो फैक्ट्रियां थी वो भी सही से नहीं चल रही थी, पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी की भी कमी हो रही थी। तो इस वजह से उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए और बहुत सारे लोग ने एक जुलूस निकाला, जो कि सेंट पिट्सबर्ग में एक महल था, आप उसकी यहाँ पर अपनी किताबों में चित्र देख सकते हैं, वहां पर ये सारे लोग एकत्रित हुए। लेकिन जार, जो कि बहुत क्रूर सम्राट था, उसने सेना से बोला कि ऐसे जो निहत्थे लोग हैं उन पर गोलियां बरसाई जाएं। और जो सेना थी उन्होंने इस बार जार की बात मान ली। आगे जाके आपको पता चलेगा कि जब दूसरी क्रांति हुई, नवंबर की क्रांति, तब सेना ने उनकी बात नहीं मानी। बट जो 9 जनवरी 1905 में जो क्रांति हुई थी, उसमें सेना ने जार की बात मानी और 22 जनवरी को बहुत सारे लोग मारे गए। ये दिन खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति में किसानों ने बहुत हिस्सा लिया था, उनकी काफी व्यापक भागीदारी थी, लेकिन अंत में सरकार को इनके सामने झुकना ही पड़ा और फिर एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था डूमा का गठन हुआ। प्रतिनिध्यात्मक संस्था यानी कि जैसे हमारा राज्यसभा और लोकसभा, जहाँ पर लोग, आवाम से लोग चुने जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं और फिर वो लोग हमारी सत्ता में हमें रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे लिए नीतियां बनाते हैं। वैसी ही एक संस्था उस समय रूस में भी गठित हुई थी, उसका नाम डूमा था, उसकी चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये डूमा इसीलिए उस समय स्थापित हुआ क्योंकि उसमें क्रांति का जोश बहुत तेजी से था, जार ने हार मान ली थी। लेकिन जैसे ही क्रांति थोड़ी सी ठंडी पड़ी, उसकी शक्ति थोड़ी सी कमजोर हुई, जो राजतंत्र लोग थे, जो कि अभी भी काफी शक्तिशाली थे, उन्होंने डूमा के कुछ अधिकार छीन लिए। 1905 की क्रांति विफल रही, लेकिन भीतर ही भीतर एक आग सुलगने लगी। लोगों को ये विषय मालूम पड़ गया था कि अगर वो दबाव डालेंगे या अगर वो जोर डालेंगे तो वो एक बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद सातवां कारण है रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। मार्क्स जैसे ऐसे बहुत से और विचारक थे, जैसे कि टोल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, जिन्होंने बहुत मनन चिंतन किया था और जिनके विचार बहुत प्रसिद्ध होने लगे थे। इसका प्रभाव रूसी अवाम पर भी पड़ा था। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। उनका इन विचारों के प्रभाव में आकर जो मजदूर थे, उन्होंने अपने संघ बनाने शुरू कर दिए थे और अपनी जो संघ से क्या बदलाव आया, संघ से ये बदलाव आया कि जब बहुत सारे श्रमिक और मजदूर एक साथ आए तो वो एक शक्तिशाली संघ बन गए, एक शक्तिशाली उनका गठबंधन हुआ, जिससे ये क्रांति रूस में शुरू हुई। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था, जिसने रूस में जारशाही के निरंकुशता समाप्त करने का तथा साम्यवादी यानी कि कम्युनिज्म को स्थापित करना चाहा। इस क्रांति में आपको पहले ही बताया कि जो सर्वहारा वर्ग था, यानी जिसमें किसान, मजदूर, गरीब सारे लोग शामिल थे, इन्होंने काफी एकता दिखाई और इन्होंने ये क्रांति रूस में लाई।
इसके अलावा प्लेखनोव के अलावा ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे और ऐसे बहुत सारे संघ थे जिन्होंने बदलाव की किरण दिखाई रूसी अवाम को। इसमें से 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया इन्होंने भी। ये साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती था। 1903 में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई, यानी कि ये पार्टी दो भागों में बट गई। इसमें जो बहुमत दल था इस पार्टी को, उसको बोल्शेविक के नाम से जाना गया, और जो जिनकी संख्या कम थी उनको मेंशविक के नाम से। जो मेंशविक मध्यवर्गीय था, ये क्रांति, ये मेंशविक जो दल था वो मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर में था, यानी कि जो मध्यवर्गीय लोग थे, जो सर्वसहारा लोग से एक ऊपरी वर्ग था, या जो मध्यवर्गीय वर्ग हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कि सर्वहारा लोग और जो राजतंत्र के बीच का वर्ग था, वो उनके सुधार या उनके उत्थान के लिए बात करता था, और जो बोल्शविक था वो सर्वहारा यानी किसानों मजदूरों के पक्ष के लिए बोलता था। इसके अलावा इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा 1901 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का भी गठन हुआ, जिसने किसानों की मांगों को बढ़ावा दिया। तो ऐसे बहुत सारी और भी संघ और गठन थे जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, और जिन्होंने ये बात को प्रचार किया कि सर्वहारा वर्ग ने बहुत क्रूरता सही है, उसकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, और हमें जो जार का शासन है उसे अंत लगाना होगा। ये सारे कारण तो थे ही, लेकिन सबसे तत्कालीन कारण था, यानी ये जो सबसे प्रमुख कारण है जिसकी वजह से एकदम से ये क्रांति की शुरुआत थी, वो था हमारा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आप सभी जानते हैं कि 1914 से 1918 तक चला था। इस युद्ध में रूस ने भी हिस्सा लिया था, और ये अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये हर युद्ध हार रहा था और इनकी खुद की जो परिस्थितियां थी रूस के अंदर वो भी इतनी दयनीय थी, तो रूस ने आखिर क्यों हिस्सा लिया विश्व युद्ध में? उसमें रूस का क्या मकसद था? रूस का ये मकसद था कि जो अंदरूनी समस्याएं थी उससे वो आवाम का ध्यान भटकाना चाहता था, और इस वजह से उसने इतने बड़े विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। लेकिन इस युद्ध में भी चारों तरफ से ये जो रूसी सेनाएं थी वो भी हार गई, और उसके पश्चात उन्होंने अपने उस युद्ध में हार मान ली। उनके पास जो हथियार थे वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं था, जिसकी वजह से जो सैनिक थे वो शक्तिशाली नहीं थे, और देशों की तरफ से यूएस या जो अमेरिका के जो सैनिक थे उनको उनके अच्छे हथियार थे, उनको अच्छा भोजन मिलता था, जिससे सैनिक बहुत तंदुरुस्त रहते थे और वो युद्ध जीत गए। ये जो युद्ध जब चल रहा था और इसमें जार ने जब खुद ही शासन ले लिया था सेना का, जो दरबार था जो कि रूस में था वो खाली हो गया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए जो जार की पत्नी थी जरीन और जो उनके बेटे थे रास्पुटिन, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और इससे जो प्रतिष्ठा थी रूस की उसको और नुकसान हुआ, और लोग में रूस की जो राजतंत्र में जो विश्वास था वो और कम होने लगा, और ये क्रांति आगे बढ़ने लगी। ये क्रांति के दो भाग थे। पहला जो घटना थी वो मार्च में घटी थी, 7 मार्च 1917। ये डेट या ये तारीख आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, और ये जगह भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्रांति पेट्रोग्राड, जो कि आज हम लेनिनग्राड के नाम से जानते हैं, एक फ्रांस था रूस का, उसकी सड़कों पे हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे किसान मजदूरों ने अपना जुलूस निकाला, उन्होंने फिर से एक और बार रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च था, उसमें महिलाओं ने भी पहली बार इस जुलूस या इस क्रांति में हिस्सा लिया। उन्होंने कारखानों में जो कपड़े के कारखाने थे उसमें रोटी की मांग करी और हड़ताल करी। जुलूस में लाल झंडे फहराए गए। लाल रंग जो है वो ही समाजवाद और साम्यवाद का झंडा है। इस बार सेना की टुकड़ी को जब गोली चलाने को कहा गया, तब सेना ने इस बार मना कर दिया, और उन्होंने जो लाल रविवार जो कि 5 मार्च
को हुआ था वैसा उन्होंने इस बार करने से मना कर दिया। इन सबके फलस्वरूप विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने अपनी गद्दी त्याग दी और ये जो क्रांति थी वो सफल हुई। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद जब जार ने अपनी गद्दी त्याग दी, तब जो सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बूर्जुआ सरकार का गठन हुआ। ये जो बूर्जुआ सरकार थी वो रूस के उन लोगों से बनाई गई थी जिनके पास बहुत पैसा था, जो कि अभी भी शक्तिशाली थे। अवाम अभी भी ये नहीं चाहती थी, वो अभी जो उनके अंदर जो स्वतंत्रता की आकांक्षाएं थी वो अभी भी पूरी नहीं हुई थी। वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, वो आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहते थे। तो अगर फिर से अगर बूर्जुआ सरकार बनेगी, यानी वो सरकार जो कि जिसके समस्त जो भी लोग हैं उनके पास बहुत पूंजी है, जो आर्थिक स्थिति से बहुत शक्तिशाली है, तो इस बार फिर श्रमिक वर्ग का या जो सर्वहारा वर्ग था उनका कोई उत्थान नहीं होगा। ये बूर्जुआ सरकार तत्कालिक परिस्थितियों की बिल्कुल प्रतिकूल थी। जो भी महत्वाकांक्षाएं थी श्रमिक वर्ग की, उसके बिल्कुल ही प्रतिकूल थी। अतः ये बूर्जुआ सरकार भी गिर गई और केरेंस्की, जो कि रूस के एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान थे केरेंस्की, उन्होंने उनके नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। केरेंस्की एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे रूस के, और उन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सरकार का मुख्य उद्देश्य था जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग में युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना और संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाओं एवं रूस की समस्त संस्थाओं में वैज्ञानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना। लेकिन बोल्शेविकों ने इस सरकार को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अभी भी ये इस सरकार में वो सारी बातें नहीं थी जो कि सर्वहारा वर्ग जिसकी मांग कर रहा था, या जो बोल्शेविक जिसकी मांग कर रहे थे। बोल्शेविक, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सर्वहारा वर्ग थे उनके उत्थान के लिए बात कर रहे थे, और जो केरेंस्की ने भी जो सरकार बनाई थी उसमें भी वो सारी मांगे पूरी नहीं हो रही थी। इसके पश्चात बोल्शेविक क्रांति नवंबर में भी एक और क्रांति हुई। आप ये बिल्कुल याद रखिए, जो पहली क्रांति हुई थी वो 7 मार्च 1917 में हुई थी। इसकी जो दूसरी क्रांति हुई थी वो नवंबर में हुई थी। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो बोल्शेविक क्रांति थी उसके कुछ कारणों के बारे में पढ़ा। आपको याद रखना है कि इसके तीन बड़े कारण थे। एक, रूस में जो अंदरूनी समस्याएं थी वो, दूसरी, जो विश्व में हो रहा था वो सारी घटनाओं का प्रभाव, और तीसरा जो कारण था वो ये था कि मार्क्स के जो विचार थे उनका प्रभाव रूसी अवाम पे जो पड़ा। ये तीन जो कारण है वो आपके प्रश्नोत्तर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये जो कारण है वो अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। चलिए हम आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे इस चैप्टर को